दोही उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। गोवन उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मार देती है और बोलती है कि हमारा हिसाब अब खत्म हो चुका है और अब तुम मुझसे दूर रहना। गोवन भी बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसे ही उसका टैटू दोही के हाथ में ट्रांसफ़र हुआ था, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और वहीं हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं जो कि अपने बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फ़ोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ उसकी बचपन की फ़ोटो थी। तो अब ये इंसान कौन है और दोही को क्यों मारना चाहता है, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे सरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तलवार के साथ वो तो डांस करने ही लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम जो का सबसे बड़ा बेटा नोसुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली बर्ड्स का शिकार कर रहा होता है, उसके फेस पे एक अलग ही विलन वाली लुक होती है। सियो नोसुक का बेटा भी यहाँ पर एक स्किन हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुवॉन ने दोही के खिलाफ जो चाल चली थी वो तो सारी ही उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई थी और इसलिए उसे काफ़ी गुस्सा था और वो बोलती है कि दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सियो का बिहेवियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब था, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। दोही बहुत ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही होती है जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है और उसके मुंह पे एसिड फेंकने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना गोवन पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गोवन ने दोही का हाथ भी पकड़ा हुआ था और इसलिए उसकी पावर्स भी शायद एक्टिव हो चुकी थी। दोही तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी और सोच रही थी कि मैं ये तो नहीं जानती कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है तो हमेशा गोवन मेरे पास ही होता है। दोही को बचाने के लिए गोवन ने उस एसिड का अटैक अपने ऊपर लिया था जिससे कि उसके कपड़े जल गए थे। गोवन के कपड़े तो जल ही जाते हैं और उसे देखकर तो दोही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। फाइनली गोवन उसके सामने बोल देता है कि मैं एक डीमन हूँ जिसे तुम इंसान शैतान के नाम से जानते हो। दोही तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर तो दोही से इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल रहे थे कि तुम पर बार बार इतने सारे अटैक हो रहे हैं जिसका साफ मतलब ये है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। वही गोवन के ऊपर एक आदमी सोने की कोशिश कर रहा था तो वो अपनी उंगली से उसे हटाते हुए बोलता है कि ये सारे इंसान कितने ज़्यादा बेकार होते हैं और सिर्फ आलस से भरे रहते हैं। और एक अजीब सी दिखने वाली लेडी से भी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जो कि उसे बोलती है कि तुम्हारी लाइफ एक पतली रस्सी की तरह है जो कि किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। गोवन को तो उसकी बातें काफ़ी अजीब और वो औरत पागल लग रही थी और इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है दोही के पास। वापस जाते हुए वो उसे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाता है कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, अगर तुम्हारे चक्कर में मेरे टैटू को आज कुछ भी हो जाता तो जानती भी हो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन दोही उससे बोलती है कि सच में क्या तुम एक डीमन हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं तुम सिर्फ पोकेमॉन की तरह तो नहीं हो या फिर उस जिन की तरह जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। गोवन तो उसकी ये बातें सुनते ही भड़क कर बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे उस गंदी और भद्दे से जिन से कैसे कंपेयर कर सकती हो। दोही हंसते हुए बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसी पावर्स है जिनका सोर्स मेरे हाथ के इस टैटू में है और उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना ज़रूरी है, वरना तुम अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, जिसका साफ मतलब ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। चिढ़ते हुए गोवन बोलता है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करूँ वो भी मैं, किसी भी बेकार इंसान का बॉडीगार्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तभी हम देखते हैं कि खूनी भी दोही का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था, लेकिन गोवन को वहां पर देखकर वो वापस से अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पर उसकी हरकतों से ये समझ में आता है कि अरे भाई ये खूनी तो साइको भी है। गोवन के ऑफिस में मिस्टर पार्क उसे फिर से छेड़ने लग जाते हैं क्योंकि इस बार दोही ने गोवन को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए जो कहा था, लेकिन गोवन तो उसके लिए साफ साफ मना ही कर देता है। जिसके बाद मिस्टर पार्क डेविल वाली बुक से उसे पढ़कर बता रहे होते हैं कि बहुत सालों पहले डेविल्स इंसानों के बीच रहकर ही उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। यही काम तो बॉडीगार्ड्स का भी होता है, तो फिर आपको बॉडीगार्ड बनने में क्या प्रॉब्लम है जब आप जानते हो कि दोही के पास में आपका टैटू है और इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि अगर इंसानों को डिमंस या उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो डिमंस को सीधा उनकी याददाश्त मिटानी पड़ जाती है और ऐसा गोवन पहले भी एक लड़की के साथ कर चुका था। वही दूसरी तरफ दोही भी उस टैटू को देखते हुए सोच रही थी कि शायद वो डिमन सच कह रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ पावर्स तो ज़रूर है, और इसलिए फिर वो गोवन को मैसेज करके बोलती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं इस टैटू को मिटा दूंगी।
गोवन तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मैडम जो को दोही के उस एसिड अटैक के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से उसे फ़ोन लगाकर उसका हालचाल पूछती है और उसके बाद वो अपने कंपनी के 10 सालों का फाइनेंस रिपोर्ट को मंगाकर चेक करती है, जिसमें उन्हें बहुत सारे घपले मिलते हैं और ये जानकर वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गोवन को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है कि दोही से अपना टैटू कैसे वापस लेगा, लेकिन उसी टाइम पर उन्हें जलने की स्मेल आती है और जब देखते हैं तो पता चलता है कि गोवन की उंगली में आग लगी है। वो आग देखकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि कभी ना बुझने वाली आग अब स्टार्ट हो चुकी है और उसमें गोवन जलने वाला है। तभी वहाँ पर सरी आ जाती है और उसकी उंगली पर पानी फेंक कर मारती है और वो आग बुझ जाती है। वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, जिसके बाद गोवन भागता हुआ जाता है दोही के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए राज़ी हूँ। दोही उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हुआ। तब गोवन तो उसे तरह तरह के बहाने बताते हुए बोलता है कि जब तुम इंसान छोटे मोटे मकोड़ों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो तो भला मैं तुम इंसानों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और वैसे भी मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और उसके बाद यही फैसला है मेरा। और इसी टाइम पर उसकी उंगली में फिर से आग जलने लग जाती है, जिसे कि वो एक डब्बे में छुपाए हुए बर्फ से बुझा देता है, जो कि वो अपने साथ में ही लेकर आया था। जिसके बाद वो जल्दी से दोही को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी और उसे देखकर दोही तो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। यही वो जगह है जहाँ से गोवन अपना शिकार ढूंढता है। जिसके बाद उनके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था और इसलिए उसे अपने टैटू की ज़रूरत थी, जो कि दोही के हाथ में था। इसलिए तो वो दोही को भी अपने साथ में लेकर आया था, लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी उंगली फिर से जलने लग जाती है और अपने अगले शिकार के लिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो अपनी उंगली को ठंडे पानी से धोता है और साथ ही दोही को ठंडा पानी अपने साथ में रखने के लिए भी दे देता है। इसके बाद वो और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए एक लेडी से डील करने लग जाता है, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो उनकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो लास्ट स्टेज कैंसर में है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और इसके बाद गोवन उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हारी सोल को नर्क में जाना होगा। पहले तो उस लेडी को गोवन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी की हालत ख़राब होती है तभी गोवन की चुटकी बजाते ही वो नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर उसको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो भी फिर उस डील के लिए मान जाती है। लेकिन दोही को तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गोवन को रोकने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन गोवन तो उल्टा उसे डांट कर बोलता है कि ये मेरी डील का टाइम है तो प्लीज़ इन सब से दूर रहो। वो लेडी भी फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो उसकी बेटी को ठीक कर देता है। ठीक करने के बाद दोही के साथ बाहर आता है और दोही तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हो। अपने आप को जलने से बचाने के लिए लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। बेचारे गोवन का तो मूड ही ख़राब हो जाता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो हमेशा जाता है केक खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया था और वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था। उसके बाद वो दोही से बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे की जान बचाई है, और वैसे भी इस दुनिया में अगर कुछ चाहिए हो तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। दोही को तो गोवन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाने से पहले बोलती है कि जब उस बच्ची को मालूम चलेगा कि उसकी लाइफ उसकी मॉम के सेक्रीफाइस के ऊपर है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसके बाद दोही वहाँ से जाने लगती है तो गोवन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि मुझे अब तुम्हारे जैसे डेविल बॉडीगार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो कि इतना सेल्फिश है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जो एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है और उसे कहती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक मासूम से इंसान को मार दिया और ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, जिससे कि वो तो बाहर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन आखिरकार ये मिस्टीरियस इंसान है कौन और इसकी क्या कहानी है, ये तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गोवन बैठा हुआ मज़े से केक खा रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर पार्क पहुंचकर बोलते हैं कि जिस दिन दोही के साथ में आपकी पावर्स एक्सचेंज हुई थी उस दिन फुल मून था और इसलिए अगर आपको वो वापस चाहिए तो सेम वैसा ही सीन क्रिएट करना पड़ेगा और इसलिए हमें फुल मून का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि आज से सीधा 28 दिन बाद है। गोवन तो बस दोही की वही वाली बातें सोच रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो हॉस्पिटल में उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी थी और वहाँ जाकर वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी क्या विश है। और जैसे ही वो बच्ची बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कभी भी कोई भी परेशानी से ना गुजरना पड़े, गोवन तो सोच में डूब जाता है कि क्या सच में ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही दोही गाड़ी से बाहर आती है तो वहाँ पर गोवन छाता लेकर खड़ा हुआ था।
जो कि पूरी तरह से बॉडीगार्ड की कॉस्ट्यूम में था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, जैसे कि ये दोनों तो सिर्फ आंखों से बात कर रहे हो। उसके बाद वो दोनों ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाते ही सारी लड़कियां तो गोवन को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम जो लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।